है यहाँ पर कि वह इलेक्ट्रिक लाइन सिस्टम जो ट्रांसमिशन लाइन के अंतिम छोर से इलेक्ट्रिक पावर को उपभोक्ता के सेवा लाइन सोर्स तक पहुँचाती है, उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बोलते हैं। तो सिंपल समझिए, जो हमारी ओवरहेड या फिर अंडरग्राउंड जो लाइनों का एस्टिमेशन होता है, इसमें करना क्या होता है, तो वह इलेक्ट्रिकल लाइन सिस्टम जो इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन में जनरेट इलेक्ट्रिक पावर को उपभोक्ता केंद्र या उसके निकट स्थित इलेक्ट्रिक सब स्टेशन तक पावर लाती है, उसे ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जब भी कहीं पर भी पावर जनरेट होती है, जनरेट होने के बाद ट्रांसमिट की जाती है, ट्रांसमिट करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट की जाती है और फिर हमारी क्या हो जाती है, यूज की जाती है, सर्विस मेन तक आती है। तो ट्रांसमिशन की लाइन किसे कहते हैं, तो जहाँ से हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई और सब स्टेशन तक जो आती है उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन क्या होती है कि सब स्टेशन से लेकर के हमारे जो पोल्स तक आती है वो होती है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। और सर्विस लाइन वो होती है जो इलेक्ट्रिक लाइन जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से निकल करके उपभोक्ता तक जाती है, उसे हम लोग बोलते हैं सर्विस लाइन। इसका सिंपल से एग्जांपल दोस्तों ये होता है कि जैसे आपने जो बड़े स्टील टावर होते हैं वो ट्रांसमिशन लाइन है, इतना समझ जाइए, ठीक है ना। ये हमारी क्या होती है, ट्रांसमिशन लाइन होती है। जो आपके घर के जैसे सामने जो पोल लगा है वहाँ से जो आ रही है वो सर्विस मेन हो गया, और आपके जो गांव पे लाइन बिछी हुई है उसे हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो हमारा सप्लाई सिस्टम होता है वो कितने तरीके के, यहाँ पर आप देख सकते हैं सप्लाई सिस्टम 3 पार्ट्स है। कितना कितना वोल्टेज होता है, यहाँ से वोल्टेज आ जाता है उसके बारे में, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला यहाँ पर आप देख के रखिए कि जो इलेक्ट्रिक जनरेटिंग सिस्टम होता है वहाँ पर हमेशा याद रखिए कि अपने यहाँ पर 11 kV पर नॉर्मली जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी। ट्रांसमिशन की बात करें तो ट्रांसमिट जो होती है वो 132 kV पर भी होती है, 220 kV पर भी होती है, 400 और 66 और 33 kV। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर पहली लाइन पर ऐसे लिखा है ऐसे, तो याद रखना 132 kV 220 या फिर 400 kV ये होता है प्राइमरी ट्रांसमिशन, ठीक है ना। याद रखना हमेशा प्राइमरी ट्रांसमिशन होता है। 66 और 33 kV ये हमारा सेकेंडरी ट्रांसमिशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन तो ये हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है और ये हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि 400 वोल्ट या फिर 440 या फिर 230 वोल्टेज ये हमारा किस में होता है, ये हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा सिस्टम होता है इसमें सिंपल से याद रखिए इसके 3 पार्ट्स होते हैं, फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर और सर्विस मेंस, सर्विस लाइन्स या फिर सर्विस मेंस। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, मैं यहाँ पर आपको सभी को बता रहा हूँ, उसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद आ रहे हैं तो चैट में भी बताते रहिए, ठीक है ना। फीडर किसके हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर किसके हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है और सर्विस मेंस जो होता है वो किसके हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। सभी लोग चैट में ये बताइए, फीडर किसके हिसाब से डिज़ाइन होता है, डिस्ट्रीब्यूटर किसके हिसाब से डिज़ाइन और सर्विस लाइन्स किसके हिसाब से डिज़ाइन होती है, ठीक है ना। तो दोस्तों हम आपको बता दें जो फीडर होता है दोस्तों ये हमेशा किसके हिसाब से डिज़ाइन होता है, सभी लोगों के चैट में बताइए, सभी लोगों के चैट में आंसर आने चाहिए। तो हमेशा याद रखें जो हमारा फीडर होता है ये करंट के हिसाब से डिसाइड होता है, डिस्ट्रीब्यूशन हमारा वोल्टेज ड्रॉप के हिसाब से डिसाइड होता है और सर्विस मेंस हमारा लोड के हिसाब से डिसाइड होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको याद में रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आते हैं क्वेश्चन और क्वेश्चन आए हुए भी हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि अगर जब हमारी कोई मेन कंपोनेंट्स ऑफ ओवरहेड लाइन्स, यानी कि जो ओवरहेड लाइन्स बिछाई जाती है तो उसके मेन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, तो देखिए इसमें लाइन सपोर्ट होता है जिसे हम लोग पोल्स बोलते हैं, स्टील टावर ये होता है। क्रॉस आर्म होती है यानी कि उस जिस पे तार हमारे लगे होते हैं, क्लैंप होते हैं जिनसे हमारा जो क्रॉस आर्म वगैरह लगी होती है, जुड़ी होती हैं, लाइन इंसुलेटर होती है जिसे हम लोग डिफरेंट टाइप्स, वो भी अभी इसी में हम लोग इसी क्लास में कवर करेंगे। कंडक्टर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर क्या होता है, कहाँ पर यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, डेंजर प्लेट क्या होती है, कितनी ऊंचाई पर लगी होती है, एंटी क्लाइंबिंग डिवाइसेस क्या होती हैं, बर्ड गार्ड, स्टे अरेंजमेंट, ये जंपर, ये सारे के सारे हमारे मेन ओवरहेड लाइन के कंपोनेंट्स हैं, मेन कंपोनेंट्स हैं। और इनका कहाँ कहाँ पर कैसा प्रयोग होता है, किस मटेरियल से बने होते हैं, सारा का सारा हम लोग इसी पॉइंट में देखेंगे। तो पहला हम लोग बात करते हैं लकड़ी के पोल की। मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे बहुत अच्छे से लिख रखे हैं। अगर हम लोग वुडन पोल की बात करें दोस्तों, तो दोस्तों ये किसके बने होते हैं, तो दोस्तों ये हमारे चीड़, देवदार या फिर साल के होता है। ऐसा ही नहीं कि आपके घर के सामने आम का पेड़ दिख रहा है आपने उसका वुडन पोल लगाया, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। ये मोस्टली जो होते हैं चीड़, देवदार और साल के। दोस्तों जो वुडन पोल होता है दोस्तों, जो हमारे जहाँ पर फॉरेस्ट वगैरह होते हैं वहाँ पर प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है लकड़ी वगैरह की क्या होती है, बहुत अच्छी सी व्यवस्था होती है, ठीक है ना, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगर हम लंबाई की, तो इनकी 10 से 14 मीटर के बीच लंबाई होती है, मोटाई 38 mm होती है, ऊपरा सिरा और नीचे का 66 सेंटीमीटर, यानी कि नीचे का सिरा मोटा होता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग नीचे के सिरों को तारकोल से संसेचित कर देते हैं और ऊपरी हिस्से में GI की टोपी पहना देते हैं। नीचे संसेचित करने से क्या होता है कि दीमक वगैरह नहीं लगता है, और ऊपर टोपी वगैरह पहनाने से क्या होता है कि उसमें से पानी वगैरह की, मतलब जैसे पानी वगैरह गिरता है तो उससे ख़राब नहीं होता, क्योंकि क्या होता है कि आफ्टर सम टाइम ये डीके होने लगता है, दीमक वगैरह पानी की वायुमंडलीय इफेक्ट वगैरह से। तेल से संसेचित करने पर इसकी जो आयु है वो 25 से 30 वर्ष तक बढ़ जाती है। संसेचित करने के लिए हम लोग क्रियोसेट या फिर तारकोल का प्रयोग करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर नोट कर लेना, ठीक है।
बात करते हैं हम लोग सिंगल पोल की। तो दोस्तों अगर जो हमारे लकड़ी के पोल होते हैं वो कई सारे टाइप्स के होते हैं, उसमें तो हमारा सिंगल पोल होता है तो इसकी जो ऊंचाई लंबाई होती है वो 10 से 11 मीटर की होती है। इसमें हम लोग 22 kV तक का वोल्टेज क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो भी कहो। स्पैन इसका 60 मीटर होता है। अब देखिए कहीं कहीं पर आपको 70 मीटर भी मिल जाएगा, तो आप उसे मतलब देखिए 5 मीटर इधर उधर मिल जाता है, तो फिर आपको कहीं ना कहीं अगर आपको इजेक्ट दिया तो फिर आपको इजेक्ट करना, लेकिन नहीं मिल रहा है तो आप 60 के लमसम जो होगा उसी को करेंगे। ए टाइप पोल क्या होते हैं, तो ए टाइप पोल नॉर्मल ए टाइप के जो इनका ए साइज ए टाइप के इसमें क्या बनता है, शेप बनता है, और लंबाई जो होती है 12.75 मीटर होती है। वोल्टेज इसका 22 kV होता है और स्पैन 80 मीटर तक होता है, ठीक है ना। इसके बाद एस टाइप पोल होते हैं। एस टाइप का मतलब सिंपल समझिए कि यहाँ पर 2 पोल ऐसे लग गए, वो एस टाइप पोल होते हैं। इनकी जो लंबाई होती है वो 13.65 मीटर होती है, वोल्टेज 132 kV और स्पैन इनका 150 मीटर तक चला जाता है, ठीक है। स्टील पोल की बात करते हैं। स्टील पोल लकड़ी के पोल की अपेक्षा इनकी मैकेनिकल पावर व टिकाऊ अधिक होती हैं। सभी को पता है क्योंकि स्टील का है भैया, तो ज़्यादा मजबूत तो होगा ही, ठीक है ना। इस पर वायुमंडलीय का इफेक्ट वगैरह का भी कम पड़ेगा। इसी में आते हैं, अब देखिए स्टील पोल के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें एक होता है हमारा स्टील ट्यूबुलर पोल। कौन सा होता है, स्टील ट्यूबुलर पोल। लंबाई होती है 8.5 मीटर से 12 मीटर के बीच होती है। वोल्टेज इसमें 11 kV तक इसमें हम लोग ले जा सकते हैं। रेल पोल जो होते हैं दोस्तों, ये भी हमारे स्टील पोल के टाइप्स हैं। जो हमारे रेल की जो पटरी वगैरह होती हैं वो जब ख़राब हो जाती है तो उसका प्रयोग हम लोग खंभों के रूप में करते हैं। लंबाई 11 से 13 मीटर होती है, वोल्टेज 33 kV तक होता है। स्टील लैटिस पोल भी होते हैं। ये देखिए अभी याद रखना, स्टील लैटिस पोल भी होते हैं। ये भी एंगल से बनते हैं, लेकिन ये हमारे टावर नहीं होते हैं। इसका जो वोल्टेज इसमें हम लोग 66 kV तक ले जा सकते हैं। सीमेंट कंक्रीट पोल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितना होता है, लंबाई कितनी होती है, 8 से 11 मीटर, वोल्टेज 11 kV तक ही ले जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर पीसीसी और आरसीसी का आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, प्री कास्ट कंक्रीट होता है, और आरसीसी का रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। अच्छा सभी लोग ये बताइए, जो हमारे सीमेंट कंक्रीट पोल होता है इनका सेफ्टी फैक्टर कितना होता है। सभी आप लोगों के लिए समझ लिए एमसीक्यू क्वेश्चन ये कि डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पर आपको आंसर देना होगा कि जो सीमेंट कंक्रीट पोल होता है इनका हमारा जो सेफ्टी फैक्टर होता है वो कितना होता है। अगर हम लोग बात करें स्टील टावर की, तो स्टील टावर हमारा 66 kV तक होता है, यानी कि इसे ट्रांसमिट किया जा सकता है वोल्टेज को, और 200 मीटर तक इनका स्पैन, यानी कि स्पैन काफ़ी ज़्यादा होता है इस पर से, मतलब इससे ज़्यादा कि अगर हम लोग स्पैन के लिए हमें प्रयोग करना है तो हम लोग स्टील टावर का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर कुछ स्टील टावर हैं, उनकी जो कितने केवी तक उनकी स्पैन कितनी होती है, उनकी हाइट कितनी होती है। तो दोस्तों याद रखना कि जो हमारा 66 kV का जो हमारा स्टील टावर होता है उसकी स्पैन हमारी 245 मीटर होती है, और हाइट उसकी 20 मीटर होती है। कितनी होती है, हाइट 20 मीटर तक होती है। इसी तरह के हमारे 110 kV वाले में 320 मीटर तक स्पैन होता है, और हाइट 22 से 25 मीटर होती है। 132 kV की बात करते हैं तो उसमें से हमारा स्पैन 350 मीटर, हाइट 26 से 30 मीटर होती है। 220 kV की बात करें तो इसमें हमारी स्पैन 350 मीटर और हाइट 30 से 32 मीटर होती है। और 400 किलो वोल्ट के हमारे वोल्टेज की अगर हमारी लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन है, तो उसके लिए हम लोग 400 से 500 मीटर स्पैन वाले स्टील टावर का प्रयोग करेंगे, जिसकी हाइट हमारी 40 से 41 मीटर होती है। अब इसमें से कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो हमारा पहला, और ये आप देख सकते हैं तीसरा, और ये हमारा 400 वाला। इनका आप सभी इंपॉर्टेंट तरीके से देख लीजिएगा, याद भी रखना है आपको कि कितना क्या हमारे स्पैन वगैरह होता है। लाइन इंसुलेटर क्या होता है, लाइन इंसुलेटर होता है हमारे ट्रांसमिशन व डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स के लाइन कंडक्टर जब आवश्यक ऊंचाई पर लाइन सपोर्ट पर स्थापित किए जाते हैं तो उन्हें अर्थ पोटेंशियल पर स्थित लाइन सपोर्ट से इंसुलेटेड या अलग रखने की आवश्यकता होती है। सिंपल सा इतना मतलब समझिए कि जैसे अगर हमारी कोई यहाँ पर पोल है, यहाँ पर ये क्या जा रही है, सप्लाई जा रही, तो अब ये इससे कनेक्ट ना हो जाए तो यहाँ पर हम लोग क्या दे देंगे, यहाँ पर हम लोग इंसुलेटर लगा देते हैं। ये कई सारे टाइप्स के होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग आगे चल के बात करेंगे इसी क्लास में। तो लाइन इंसुलेटर समझ में आ गया। ये क्या करते हैं, स्टील पोल और जो हमारे कंडक्टर लाइन होती है उससे क्या करते हैं, उन दोनों के बीच इंसुलेशन प्रदान करते हैं, ठीक है। तो वे इंसुलेशन संरचनाएं जो लाइन कंडक्टर को लाइन सपोर्ट से इंसुलेटेड करने के लिए लाइन सपोर्ट पर स्थापित की जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा ये पॉइंट्स आप सभी को, आई होप। बात करते हैं जो हमारा लाइन इंसुलेटर है वो उनकी संरचना पोर्सिलिन की होती है, जो वायुमंडलीय प्रभाव से मुक्त रखा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, या तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि किसकी कितनी क्या स्ट्रेंथ वगैरह होती है। तो याद रखना हमेशा दोस्तों, जो हमारे पोर्सिलिन, ये जो हमारे इंसुलेटर होते हैं, इनकी जो कंप्रेशन स्ट्रेंथ होती है वो 70,000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। टेंसिल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कितना से तनाव आ सकता है, तो उसमें 500 किलोग्राम। और डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी कि 60 kV तक होती है डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अब बात करते हैं इनके कौन कौन से गुण होते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो हमारे इंसुलेटर होते हैं। पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर दी जा रही है दोस्तों कि ये मैकेनिकली स्ट्रांग होने चाहिए। कैसे, मैकेनिकली स्ट्रांग होने चाहिए। डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इनकी कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, और लेस लीकेज करंट होना चाहिए। हाई फ्लैश ओवर वोल्टेज होना चाहिए। नो इंटरनल इम्पोर्टिव, यानी कि उस पर कोई मिलावट वगैरह नहीं, क्योंकि इससे क्रैकिंग वगैरह आ सकती है।
नो पोरस, उस पर कोई छिद्र वगैरह नहीं होना चाहिए। लेस इफेक्टेड बाय हाई टेम्परेचर, यानी कि उस पर हाई टेम्परेचर डिफरेंस का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। फ्री फ्रॉम इन्वायरमेंटल गैसेज एंड मॉइस्चर, फ्री फ्रॉम क्रैक्स एंड ब्लो होल्स एंड लेस कॉस्ट, उसकी कॉस्ट भी लेस होनी चाहिए। अब बात करते हैं इंसुलेटर की, तो पिन इंसुलेटर हमारे क्या होते हैं। पिन इंसुलेटर की बात करें तो पिन इंसुलेटर, अब यहाँ पर इंसुलेटर जो भी सारे उन सभी के बारे में बात कर लेंगे। कितनी केवी तक कौन कौन सा यूज होता है वो भी हम लोग सब बात करेंगे इसी में। दोस्तों बात करते हैं हम लोग पिन इंसुलेटर की, तो दोस्तों ये हमारा 33 केवी से 66 केवी तक यूज होता है, लेकिन जो हमारा मोस्ट इकोनॉमिकल होता है वो 33 केवी तक ही पिन इंसुलेटर मोस्ट इकोनॉमिकल होता है। इस बात को आपको याद रखना है। डिस्क इंसुलेटर की बात करते हैं तो दोस्तों ये हमारा 11 केवी में यूज होता है। अब ये भी कई सारे टाइप्स के आ जाते हैं। एक तो हमारा होता है स्ट्रेन इंसुलेटर और सस्पेंशन इंसुलेटर, तो ये एक्चुअली में होती डिस्क इंसुलेटर ही हैं, बस इनको कैसे आप स्थापित कर रहे हैं ये आपको डिपेंड करता है। तो स्ट्रेन इंसुलेटर की बात करते हैं दोस्तों, तो स्ट्रेन इंसुलेटर क्या होता है, डिस्क इंसुलेटर क्षैतिज स्थिति में उपयोग में लाए जाते हैं, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, स्ट्रेन इंसुलेटर। और ये सस्पेंशन इंसुलेटर, तो अगर डिस्क इंसुलेटर वर्टिकल स्थिति में, सिंपल सा समझिए कि अगर हमारी डिस्क इंसुलेटर ऐसे लटक रही तो ये हमारी कैसे हो गई, सस्पेंशन इंसुलेटर। और अगर ये हमारी डिस्क ऐसे लगी हुई है तो ये हमारी कैसे हो गई, ये हो गई हमारी स्ट्रेन इंसुलेटर। इनका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो स्ट्रेन इंसुलेटर का जो मोस्टली प्रयोग करते हैं जहाँ पर डेड इंड्स होती हैं, यानी कि जहाँ पर लाइन खत्म हो रही हो, या जहाँ पर कोई लाइन मुड़ रही हो, या फिर जहाँ पर कोई सेक्शन वगैरह हो, या फिर कोई नदी वगैरह क्रॉसिंग वगैरह वहाँ पर। साइकिल इंसुलेटर की बात करते हैं तो इस प्रकार का इंसुलेटर एक रील टाइप की संरचना का होता है, जिसमें सामान्यतः डी क्लैंप या आई क्लैंप के साथ उपयोग में लाया जाता है। इसकी कंस्ट्रक्शन मैं थोड़ा सा समझाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। इसका कंस्ट्रक्शन दोस्तों इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से इसका कंस्ट्रक्शन होता है। और ये क्या होता है कि इस तरीके से ये ऐसे लगे होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस तरीके का ये जो इंसुलेटर ये बन रहा है, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा क्या कहलाता है, ये समझ लीजिए। ये क्या है हमारा, ये हमारा है रील इंसुलेटर। कहाँ पर प्रयोग होता है, लो वोल्टेज डेड एंड्स और शार्प एंड, यानी कि जहाँ पर लो वोल्टेज में प्रयोग होता है, हमेशा याद रखना, जहाँ पर कोई लाइन खत्म हो रही हो, मुड़ रही हो, या फिर किसी नदी को क्रॉस कर रही हो। स्टे इंसुलेटर का प्रयोग कहाँ पर होता है, तो दोस्तों सबको पता होगा स्टे इंसुलेटर का प्रयोग हमारा कहाँ पर होता है, स्टे वायर में प्रयोग होता है। तो सभी लोग चैट में ये बता डालिए कि जो हमारा स्टे इंसुलेटर होता है उसका सेफ्टी फैक्टर कितना होता है। सभी लोग चैट में आंसर आना चाहिए। स्प्लिट इंसुलेटर क्या होता है, तो दोस्तों ये हमारे कहाँ पर प्रयोग होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पर स्प्लिट इंसुलेटर कहाँ पर प्रयोग होते हैं, गार्ड वायर में प्रयोग होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे मैंने पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं। अब बात करते हैं जो हमारा कंडक्टर है, ये सॉरी जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है उस पर जो हमारा कंडक्टर प्रयोग होता है वो कैसा होता है, कि कौन कौन से होते हैं, उन चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है ना। तो बात करते हैं हम लोग कंडक्टर की, तो जो हमारे इलेक्ट्रिकल लाइन का वह अंग जो इलेक्ट्रिकल पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। सिंपल सा, अरे सिंपल सा समझिए, तारों के द्वारा तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। अब इसकी क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए ये आपको याद रखना है। पहली क्वालिटी यहाँ पर बताई गई है कि उसकी कंडक्टिविटी कैसी होनी चाहिए। हमेशा दोस्तों हमेशा याद रखना है, जो हमारे कंडक्टर होते हैं उनकी कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए, उनकी हाई टेंसिल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, लो टेम्परेचर कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, और लो टेम्परेचर ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होना चाहिए। कॉस्ट भी लो होनी चाहिए और ईजिली से अवेलेबल होना चाहिए। लो रिलेटिव डेंसिटी होनी चाहिए और इस पर इन्वायरमेंटल का इफेक्ट नहीं होना चाहिए, और फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। अगर दोस्तों हम लोग कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर जो होता है इसकी रजिस्टिविटी कितनी होती है, वो होती है दोस्तों, अब यहाँ पर आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि रजिस्टिविटी कितनी होती है। दोस्तों याद रखना, जो हमारा कॉपर होता है उसकी रजिस्टिविटी 1.77 × 10⁻⁸ ओम मीटर होती है। स्पेसिफिक डेंसिटी होती है दोस्तों 8.93। कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ये होता है 16.9 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड। मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है, 40 kg/mm²। एल्यूमिनियम को दोस्तों बात करते हैं तो एल्यूमिनियम हमारी रजिस्टिविटी कितनी होती है, तो 2.87 होती है। हमेशा याद रखना कि एल्यूमिनियम की रजिस्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा ही होती है। स्पेसिफिक डेंसिटी यानी कि हल्का होता है 2.71। कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कितना, तो 23.8 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है 15 kg/mm²। यहाँ पर देखो कुछ ऐसे नहीं तो ऐसे तो पूछा जा सकता है कि जो दोस्तों याद रखना है कि जो हमारा एल्यूमिनियम है ये कॉपर की अपेक्षा केवल 60% कंडक्टिविटी रखता है, ठीक है ना, ये याद रखना हमेशा। अब बात करते हैं हम लोग जो डबल ए क्या होता है, डबल ए सी क्या होता है, तो इसे बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है एल्यूमिनियम कंडक्टर। और ACSR का कंडक्टर क्या होता है, इसे बोलते हैं एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। इसका प्रयोग हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में। इससे कोरोना इफेक्ट, बहुत सारे ऐसे इफेक्ट होते हैं तो इससे सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं ACSR का। अब लाइन कंडक्टर की बात करते हैं तो दोस्तों अगर लाइन कंडक्टर दो प्रकार से होते हैं, ये तो एक सॉलिड होता है यानी कि एक तार होता है, एक होता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है दोस्तों कि हम लोग
तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि सॉलिड कंडक्टर क्या होता है, तो उसमें एक सिंपल सा एक तार होता है, सॉलिड होता है। स्टैंडर्ड में हम लोग पतले पतले तारों को कई साथ मतलब लेकर के उसको क्या कर देते हैं, एक साथ मरोड़ देते हैं, तो उसमें बहुत सारे पतले पतले तार होते हैं, इसे हम लोग इन्हें हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडक्टर। अगर दोस्तों ये पता करना है कि अगर डी व्यास के कंडक्टर से निर्मित एन परतों वाले लड़ीदार कंडक्टर में कुल वायरों की संख्या कितनी होगी, ये अगर आपको पता करना है तो सिंपल सा आप किस फार्मूले से, इस फार्मूले से पता कर सकते हैं। एन इज इक्वल टू 3 कोष्टक में एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1, या फिर इसको ऐसे भी 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। अगर निर्मित लड़ीदार चालक का अगर तुम्हें प्रभावी व्यास ज्ञात करना है तो आप 2n प्लस 1 इंटू डी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं स्टील कंडक्टर की, तो हमेशा याद रखना जो स्टील की जो कंडक्टिविटी होती है वो कॉपर की अपेक्षा कितनी थी, लगभग 13%, यानी कि बहुत कम होती है। परंतु इसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत अधिक होती है, 120 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर mm स्क्वायर, ठीक है। कहाँ पर प्रयोग होता है, अर्थ वायर में प्रयोग होता है, स्टे वायर हो गए इनमें प्रयोग होता है, या फिर आर्मरिंग आप केबल इनमें प्रयोग होता है, ठीक है ना। कैडमियम कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर में 1 से 2% कैडमियम मिला देने से मिश्र धातु कैडमियम कॉपर के नाम से जानी जाती है। यह कॉपर की अपेक्षा केवल 17% लो कंडक्टिविटी वाली, 40% अधिक मैकेनिकल पावर वाली होती है और लंबे स्पैन के लिए प्रयुक्त की जाती है। हमेशा याद रखना जहाँ पर हमें क्या करना हो कि हमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा यानी कि लंबे स्पैन हो, वहाँ पर हम लोग कैडमियम कॉपर का प्रयोग करते हैं। फॉस्फोर ब्रांच भी इसी तरह के एक कंडक्टर है, जिसमें हम लोग अधिक लंबे स्पैन व अमोनिया जैसी हानिकारक गैसों वाले प्रभावी वायुमंडल से मुक्त रखने के लिए इस प्रकार के लाइन कंडक्टरों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के लाइन कंडक्टर में कैडमियम कॉपर की लड़ीदार कंडक्टर संरचना में कुछ तार फॉस्फोर ब्रांच के भी होते हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखते हैं कि कैडमियम कॉपर का दोस्तों जो मोस्टली इसका जो हमारी जो रेलवे होता है, आपने रेलवे में जो वार देखा होगा, जो ट्रेन चलती है उसके ऊपर आप वो एक तार से घिसता हुआ जाता नहीं है पेंटाग्राफ, तो वहाँ पर जो वो होता है तो दोस्तों वो कॉपर कैडमियम का ही होता है। तो देख सकते हैं कि उसकी कितनी, क्योंकि वो मतलब इतने इसके बाद भी वो क्या तार घिसता नहीं है, ठीक है ना, तो बहुत ही वो मैकेनिकल स्ट्रॉन्ग होता है। अब बात करते हैं लाइटनिंग अरेस्टर की। तो लाइटनिंग अरेस्टर वो डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम के लाइन व उपकरणों की आकाशीय इलेक्ट्रिसिटी से लाइटनिंग से या फिर सुरक्षा करता है, यानी कि जो आकाशीय बिजली होती है। क्योंकि आपको पता है कि जैसे अगर सिंपल सा क्या है कि अगर किसी सिस्टम के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी गिर गई, लाइन गिर गई, जैसे आपका ट्रांसफार्मर, अब ट्रांसफार्मर जो बहुत बड़े बड़े होते हैं 5-5 करोड़ तक के आते हैं, अब वो खुले रखे हैं, अब उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक मतलब ऊपर बाहरी यानी कि जो बिजली जो चमकती नहीं है वो अगर गिर गई तो पूरा ट्रांसफार्मर आपका ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम के लिए उसमें इतनी ज़्यादा हाई वोल्टेज और करंट की लाइन होती है कि सब कुछ डैमेज जला के रख कर देती है। तो क्या होता है, इसी से बचाने के लिए हम लोग लाइटनिंग अरेस्टर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों जैसे ही उस पर कोई गिरे हाई वोल्टेज की करंट या फिर, तो तुरंत क्या हो जाए, ग्राउंड हो जाए। तो जैसे ही ग्राउंड हो जाएगी तो फिर हमारा इक्विपमेंट सेफ हो जाएगा। तो उसी के लिए हम लोग लाइटनिंग अरेस्टर का प्रयोग करते हैं। ये कई सारे टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर जैसे हमारा यहाँ पर दिया गया, देख रहे होंगे आप, रॉड गैप होता है, स्पेयर गैप होता है, हॉर्न गैप होता है, मल्टी गैप, बार्क, इम्पल्स, इलेक्ट्रोलाइट ऑक्साइड और थायराइड, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बस आपको यहाँ पर नाम समझ लीजिए बस। अब बात करते हैं खतरा प्लेट की। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि खतरा प्लेट किस आई रूल्स के अंतर्गत लगाई जाती है, और इनमें कितनी कितनी लैंग्वेज पर कम से कम खतरा लिखा होता है, और कितने वोल्टेज के ऊपर हमारी लगाई जाती है। ये 3 पॉइंट्स आपको सभी लोगों को चैट में लिखने हैं। देखते हैं कि इनका बहुत अच्छी तैयारी चल रही, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इसकी कितनी कितनी अच्छी तैयारी चल रही है, ठीक है ना। तो बात करते हैं हम लोग खतरा प्लेट पर। तो लाइन सपोर्ट पर कम से कम 3.4 मीटर की ऊंचाई पर हम लोग खतरा प्लेट लगाते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं एंटी क्लाइंबिंग डिवाइसेस। एंटी क्लाइंबिंग यहाँ पर सिंपल सा मतलब, एंटी का मतलब होता है विपरीत, तो क्लाइंबिंग का मतलब ऐसी डिवाइसेस जो जिससे क्या होगी, आप चढ़ ना सको, जो पोल्स वगैरह होते हैं, तो क्या होता है कि उसमें एंटी क्लाइंबिंग डिवाइसेस तो कौन कौन सी होती है। तो लाइन सपोर्ट पर कम से कम 2.5 मीटर की ऊंचाई पर, कितना, 2.5 मीटर की ऊंचाई पर, इस पे पॉइंट को आपको याद रखना, 2.5 मीटर की ऊंचाई पर कटीला GI वायर लिपटा रहता है। यह वायर बारबेड वायर कहलाता है। बारबेड वायर की लपेट 90 सेंटीमीटर दूरी तक होती है, ठीक है ना, इस बात को आपको याद रखना है। एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस यही हो, मतलब कि जिससे आप सिंपल सा चढ़ ना सकें, और कितनी ऊंचाई तक लपेटे तो 90 सेंटीमीटर, और कितनी ऊंचाई पर लपेटा तो 2.5 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग लाइन को दूसरी दिशा में मोड़ने या नई दिशा में निकालने के लिए लाइन पर दिए जाने वाले लो वोल्टेज लाइन के लिए साइकिल इंसुलेटर तथा हाई वोल्टेज के लिए स्टेन इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। अब बात करते हैं स्टे व्यवस्था। वैसे मैंने स्टे के लिए प्रॉपर एक अलग से वीडियो भी बनाया था, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ देखिएगा। यहाँ पर आप लोग ये बता दीजिए कि जो स्टे का जो एंगल होता है वो कितना होता है, सभी लोगों को चैट में आंसर आने चाहिए, और क्यों, ठीक है ना, और कहाँ पर पड़ा है, अगर आप ये मेंशन कर पाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो स्टे वायर क्या होता है, तो एक्चुअली ये लाइन सपोर्ट पर पड़ने वाले विभिन्न बल संतुलित स्थिति में ना हो तो ऐसी असंतुलित बलों को संतुलन प्रदान कर लेकर हम लोग सपोर्ट पर स्टे व्यवस्था की जाती है। स्टे वायर को लाइन सपोर्ट से इलेक्ट्रिकल रूप से अलग रखने के लिए भूमि से कम 10 फुट की ऊंचाई पर एक स्टे इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। याद रखना कि स्टे इंसुलेटर का प्रयोग कितनी ऊंचाई पर किया जाता है, तो 210 फीट या फिर 3.048 मीटर की ऊंचाई पर। LT लाइन व 11 के भी लाइनों के लिए स्टे वायर में 7/10 स्क्वायर
गेज ASW गेज स्टैंडर्ड वायर गेज या 70 kgf पर mm² GI कोटि का GI वायर तथा 15 mm व्यास का स्टे रॉड का प्रयोग किया जाता है। 33 kV के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसमें लिए हम लोग 7/8 SWG व 70 kgf पर mm² का GI वायर का प्रयोग करते हैं। 20 mm व्यास की स्टे रॉड का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अगर नंबर ऑफ स्टे वायर किस पे डिपेंड करता है, तो ये हमारे डिपेंड करता है कि हमारी उसका जो लाइन है उसका कितना डेविएशन है, यानी कितना झुकाव है, कितना मोड़ है, ठीक है ना। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ स्टे वायर किस पे डिपेंड होता है, कि हमारी लाइन कितना डेविएट हो रही है और किस पोजीशन पे है, ठीक है ना। अब बात करने कभी कभी ऐसी भी स्थिति होती है जब स्टे वायर के अंडरग्राउंड के लिए आवश्यक स्थिति पर भूमि उपलब्ध नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति के लिए हम लोग स्टे आउटर रिंग की व्यवस्था का प्रयोग करते हैं। फ्लाइंग स्टे अरेंजमेंट होता है, ये फिर एक स्ट्रेट पोल दो तरीके से होता है, यानी कि जहाँ पर प्रॉपर व्यवस्था मतलब प्रॉपर प्लेस नहीं होता है, क्योंकि उसमें से हमें थोड़ा दूर स्टे वायर को स्थापित करना पड़ता है। इस वजह से वहाँ पर हम लोग स्टे आउटर रिंग व्यवस्था का प्रयोग करते हैं। ये दो प्रकार से होता है, एक तो फ्लाइंग स्टे होता है और एक स्ट्रेट पोल होता है। मैंने बता दिया कि पहले यहाँ पर मैं बस शॉर्ट में ही चीज़ें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा आप मतलब पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर 18 जो वीडियोस पढ़े उनको देखिए जाके, बहुत अच्छे से आपकी हर एक पॉइंट को मैंने और भी ज़्यादा डिस्क्राइब किया है। स्टे वायर के लिए मैंने प्रॉपर अलग से एक वीडियो दे दिया, ठीक। अब लाइन सपोर्ट की कंक्रीटिंग की बात करें तो देखिए क्या होता है कि आपने देखा ही होगा कि अगर लाइन सपोर्ट है उसकी प्रॉपर नीचे से सपोर्ट भी तो देना पड़ेगा। तो लकड़ी के पोलों के अतिरिक्त अन्य सभी लाइन सपोर्टों की नींव पर कंक्रीट की जाती है। कंक्रीटिंग की सुविधा है तो हम लोग मफ का प्रयोग करते हैं, जो स्टील सीट संरचना होती है। कंक्रीट का अनुपात क्या होता है, 1:4:8 होता है। अगर हम लोग अर्थिंग ऑफ लाइन की बात करें तो आई रूल्स 90 के अनुसार ओवरहेड लाइन के सारे पोल्स और उनकी मेटेलिक फिटिंग कैसी प्रभावी रूप से अर्थिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। दोस्तों बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल जो अर्थिंग होती है, अर्थिंग तो वो आई रूल्स 90 में क्या कहता है, इसमें ये कहता है कि ओवरहेड जो लाइन होती है उसके सारे पोल्स और उसकी मेटेलिक फिटिंग है उसको प्रॉपर तरीके से अर्थिंग की जानी चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद ये भी बताया गया है कि जो लाइन के, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप लोगों को याद में रखना है कि अगर हमारी जो लाइन है, सिंपल समझिए कि अगर हमारी लाइन है वो प्रति 1 मील की दूरी पर कम से कम 4 जगह पर अर्थिंग होनी चाहिए, यानी कि 1.5 किलोमीटर यानी 1.609 किलोमीटर पर 4 जगह पर अर्थिंग प्रॉपर होनी चाहिए। लाइन सपोर्ट के अर्थिंग के लिए सामान्यतः हम लोग पाइप अर्थिंग का प्रयोग की व्यवस्था की जाती है। सामान्यतः 2.5 मीटर लंबा 40 mm आंतरिक व्यास और 2.9 mm मोटाई का GI व्यास उपयोग में लाया जाता है। अर्थिंग व्यवस्था सपोर्ट से 3 मीटर की दूरी पर की जाती है। ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि जो अर्थिंग व्यवस्था है वो सपोर्ट से 3 मीटर की दूरी पर की जाती है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो सामान्यतः जो 8 SWG का GI वायर भूमि तल से लगभग 60 सेंटीमीटर अंदर से नट बोल्ट की सहायता से लाइन सपोर्ट व अन्य मेटेलिक पार्ट पर कस दिया जाता है। बात करते हैं, देखिए दोस्तों कुछ सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपको थोड़ा सा, तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर पोल नहीं कहा गया, यहाँ पर लाइन सपोर्ट कहा गया, तो आप कहने लगे कि नहीं आपने तो पहले यहाँ बताया था कि पोल के लिए तो हम लोग कॉइल अर्थिंग का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा नहीं है, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं कि वो आपको एक जनरल टर्म पे भी कभी कभी कहता है, तो वो चीज़ें आपको भी याद रखने की, ठीक है ना। बात करते हैं हम लोग महत्वपूर्ण यहाँ पर क्रॉसिंग होंगे, जैसे कि कोई लाइन अगर हमारी कब किसी दूसरी चीज़ को, किसी नदी को, किसी दूसरी लाइन को या किसी भवन को, ठीक है, किसी नदी को क्रॉस कर रही है, तो उसके क्या क्या हमें स्पेसिफिकेशन यानी कि क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात करें। सबसे पहला यहाँ पर है कि यहाँ पर बात की गई कि जब हमारी कोई लाइन है वो किसी नदी वगैरह को क्रॉस करती है तब हमें क्या क्या चीज़ें याद में रखनी पड़ती हैं। तो याद रखना हमेशा दोस्तों कि जब भी कोई लाइन हमारी किसी नदी वगैरह को क्रॉस करती है और नदी का स्पैन लंबा होता है तो 12.4 मीटर डबल पुल संरचना वाले टावर द्वारा नदी क्रॉस की जाती है हमेशा, समझ में आ गया। यानी कि वहाँ पर हम लोग नॉर्मल पोल का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर हम लोग स्टील टावरों का ही प्रयोग करते हैं। आपने देखा भी होगा नॉर्मल, अगर आप गंगा जमुना या फिर किसी भी बड़ी नदी देखना, तो वहाँ पर पोल्स नहीं, वहाँ पर स्टील टावर के थ्रू लाइन क्रॉस कर रही होगी। इसके बाद ये बताइए कि 11 kV लाइन के लिए क्लियरेंस फ्रॉम वाटर टू कंडक्टर यानी कि 4.5 मीटर होता है। यानी कि अगर यहाँ पर तल है, ये समझ लीजिए यहाँ पर अगर पानी का तल है और यहाँ पर कोई कंडक्टर है तो उसका हमारे क्लियरेंस कितना होना, 4.5 मीटर होना चाहिए मिनिमम। दूसरा यहाँ पर पॉइंट्स यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर हमारी रेलवे क्रॉसिंग, अगर कोई लाइन रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस कर रही है तब क्या होगा, उसमें ये बताया गया कि समान क्रॉसिंग 90 डिग्री पर होती है लेकिन अधिकतम 30 डिग्री तक हो सकती है। यानी इतना समझिए कि जैसे अगर ये हमारी कोई रेलवे लाइन है सिंपल सा, और इसको कोई अगर हमारी लाइन क्रॉस कर रही है, सिंपल समझिए, ठीक है ना, अगर इसको कोई लाइन हमारी क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, तो इसका जो वैसे तो हमारे इन दोनों के बीच कैसा सीधा होना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री बनना चाहिए। ये हमारी लाइन है और ये जैसे हमारी अगर कोई रास्ता वगैरह, ये सॉरी रेलवे लाइन है और ये हमारी कैसी है, ओवरहेड लाइन। लेकिन कभी कभी डेविएशन आप मैक्सिमम 30 डिग्री तक कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। वहाँ पर जब हमारी कोई लाइन है वो कभी रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस करती है तो वहाँ पर हमेशा याद रखना दोस्तों RCC या फिर स्टील पोल का प्रयोग करते हैं।
अब देखिए ये कोई कंफर्म नहीं है, करने को तो हम लोग रेल पोल का भी प्रयोग करने लगते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस इसका मिनिमम 3 मीटर होना चाहिए, 3 मीटर से ज़्यादा ही होना चाहिए, 3+। स्पैन देखिए हमेशा दोस्तों याद रखना कि देखिए नॉर्मल जो स्पैन होता है वहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग या फिर कोई भी जब क्रॉसिंग करती है कोई लाइन किसी भी चीज़ को, तो वहाँ पर स्पैन को हमेशा कम कर दिया जाता है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा कि जब भी कोई लाइन कभी रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस करती है तो वहाँ पर जो नॉर्मल स्पैन होता है, जो नॉर्मल स्पैन होता है वो नॉर्मल स्पैन का 80% ही होता है। कंडक्टर वायर की जो हमारी तन्य सामर्थ्य वो 500 kg होती है, और बियरर वायर 6 स्क्वायर गेज का, क्रॉस वायर 10 स्क्वायर गेज का तथा स्टे वायर 7/10 स्क्वायर गेज माप से कम माप के GI वायर नहीं होने चाहिए। अब ये बियरर वायर, क्रॉस वायर, इन चीज़ों को मैं अब दोस्तों अभी तो यहाँ तो एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने IMRE में भी बहुत अच्छी तरीके से करवाया, वहाँ पर अगर आप वहाँ जाके आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। बात करते हैं कि इसमें से अगर जब भी कोई लाइन हमारी रेलवे क्रॉसिंग वगैरह को क्रॉस करती है तो इस बात का हमें इम्पॉर्टेंट ध्यान में रखना पड़ता है कि वो उसमें का कोई जॉइंट वगैरह ना हो। रेलवे भवन उसकी संरचना से स्थित अंतर क्लियरेंस के लिए आई रूल 80 का पालन करना चाहिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं रेलवे लाइन हेतु रक्षण व्यवस्था, यानी कि गार्डनिंग के लिए हम लोग 3 या फिर 5 बियरर वायर एक रक्षण क्रॉस आर्म पर स्थापित किए जाते हैं और उन पर 8 SWG की लेसिंग दी जाती है। रेलवे लाइन के ठीक ऊपर पर्याप्त चौड़ाई तक के लैचिंग 610 mm की परस्पर दूरी पर तथा उससे दूर ये लैचिंग परस्पर 3.05 दूरी पर होती है। यहाँ पर अब ये लैचिंग ये इन सबको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि जैसे और भी ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आप ये चीज़ें देखना चाहते हैं तो IMRE में मैंने सेपरेट हर टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने कंप्लीट किया है, वहाँ पर भी देख लीजिए, क्योंकि EDD और IMRE के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कॉमन है, ठीक है। वहाँ पर थोड़ा सा गार्डनिंग का यहाँ पर बता दें तो जैसे अगर ये हमारे पोल्स है और यहाँ पे कोई लाइन जा रही है तो आपने देखा होगा दोस्तों उसके नीचे क्या होता है कि ऐसे 2 वायर होते हैं और ऐसे उसको ऐसे बना दिया जाता है। तो इससे क्या होती है, तो इससे हम ये जो आपने देखोगे नीचे जो होता है उसको ये केवल सपोर्ट देने के यानी कि गार्ड के लिए यूज होते हैं, यानी कि अगर कोई तार ऊपर से टूट के गिरे भी इसके ऊपर तो क्या नीचे ना गिरे, यानी कि सुरक्षा हो जाए, इसे हम लोग गार्डनिंग बोलते हैं। अब बात करते हैं कि अगर कोई हमारी लाइन किसी रोड को क्रॉस करती है तो वहाँ पर क्या स्पेसिफिकेशन होती हैं, उन सबको देख रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर बताया गया है कि अगर हमारा क्या होता है कि अगर रक्षण क्रॉस आर्म पर 9 SWG के 2 GI वायर लगाए जाते हैं और उन पर 10 SWG के GI वायर की लैचिंग दी जाती है। लैचिंग का मतलब वही सिंपल समझ लीजिए, अभी मैंने गार्ड वायर जैसे बताया ही मैंने, ठीक है ना। जैसे ये आया तो ये जो बीच में होता है ये जिसे हम लोग बोलते हैं लैचिंग बोलते हैं। ये निकट 7 सेंटीमीटर तो उसके बाद परस्पर 3 मीटर की दूरी पर होती हैं। सड़क क्रॉसिंग है तो अधिकतम स्पैन 67 मीटर का हो सकता है। ये पॉइंट आपको याद रखना कि जब भी कोई लाइन किसी सड़क को पार करती है तो वहाँ पर जो आपको स्पैन है वो अधिकतम 67 मीटर तक का होता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे तो हमारी नॉर्मल जब भी कोई लाइन है वो सड़क को 90 डिग्री पर क्रॉस करेगी, लेकिन अगर वहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन आ गई तो 60 डिग्री पर भी क्रॉस कर सकती है, इससे कम नहीं, लेकिन ठीक है ना। अब बात करते हैं कि अब जब हमारी कोई लाइन लाइन किसी टेली कम्युनिकेशन लाइन को क्रॉस करती है तब हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि लाइन के शॉर्ट सर्किट टू अर्थ हो जाने की स्थिति पर टेली कम्युनिकेशन लाइन पर 430 वोल्टेज से अधिक वोल्टेज इंड्यूस्ड नहीं होनी चाहिए, इस बात को हमेशा याद रखेंगे। क्रॉसिंग भी यहाँ पर 90 डिग्री पर होती है, यानी कि कोई भी लाइन जब हमारी नॉर्मल लाइन को कंसंट्रेट यानी कि नॉर्मली आपको क्रॉस करेगी तो 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, लेकिन अगर वहाँ पर कुछ भी ऐसी कंडीशंस आ जाएँ तो वहाँ पर आप 60 डिग्री का डेविएशन दे सकते हैं। टेलीफोन लाइन व ओवरहेड लाइन के निकटतम वायर के बीच वर्टिकल जो दूरी होती है, यानी कि सिंपल सा समझिए कि जैसे अगर ये हमारी ये नॉर्मल आपकी जा रही है कोई कम्युनिकेशन लाइन और इसके ऊपर से हमारी कोई ट्रांसमिशन लाइन है, ये ऐसे है, तो क्या होता है कि ये दोनों के बीच की दूरी यहाँ पर आप देख रहे होंगे, 1 सेकेंड, ये जो बीच की दूरी है ये 915 mm, ठीक है ना, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके बीच का जो है कम से कम इससे इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम नहीं होना चाहिए 915 mm, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पॉइंट्स में याद रखना कि जब भी कोई हमारी ओवरहेड लाइन्स की टेलीकम्युनिकेशन लाइन को क्रॉस करती है तो ये सारी कंडीशन आपको ध्यान में रखनी। ये इंपॉर्टेंट आपका एग्जामिनेशन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हर एक पॉइंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं अगले कि रक्षण व्यवस्था के लिए हम लोग 3 से 4 बियरर वायर का प्रयोग करते हैं। लैचिंग की व्यवस्था दी जाती है जिसकी परस्पर दूरी टेलीफोन लाइन के ऊपर 610 तथा 1.8 मीटर पर की जाती है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जब कोई एक लाइन किसी दूसरे लाइन को क्रॉस करती है तब हमें क्या क्या कंडीशंस याद में रखनी पड़ती हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब एक लाइन दूसरी लाइन को क्रॉस करती है तो हो सकता है कि एक हाई वोल्टेज की होगी, एक लो वोल्टेज की होगी, तो इसमें भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। इसमें ये बताया गया कि जहाँ लो वोल्टेज लाइन को क्रॉस करना होता है वहाँ लाइन उसके ऊपर से ले जाई जाती है। हमेशा याद रखना बराबर वोल्टेज की लाइन हो वहाँ किसी भी लाइन को ऊपर नीचे किया जा सकता है, परंतु हाई वोल्टेज की लाइन को क्रॉस करना हो तो वहाँ निम्न वोल्टेज की लाइन को हमेशा ध्यान में रखा जाता है, नीचे रखा जाता है।
बस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपने प्रैक्टिकली भी देखा होगा कि हमेशा याद रखना कि जो लो वोल्टेज की लाइन होगी हमेशा नीचे होगी और हाई वोल्टेज की लाइन कैसी होगी, हमेशा ऊपर होती है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हमेशा, और अगर आप दोनों यानी कि दोनों बराबर वोल्टेज है तो आप किसी को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई ज़्यादा उतना इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। यहाँ पर भी बताया गया कि कोई भी लाइन जब किसी दूसरी लाइन को क्रॉस करेगी तो वो 90 डिग्री पर ही क्रॉस करेगी, समकोण पर क्रॉस करेगी, ठीक है ना। भूमि से न्यूनतम स्थित जो होता है यानी कि ग्राउंड क्लियरेंस जो ध्यान में रखना होता है वो आई रूल 77 के अनुसार होता है। कंडक्टर्स के बीच स्थित जो अंतर है वो 4.6 सेंटीमीटर पर किलोवोल्ट रखना चाहिए। अब यहाँ पर ये आई रूल 79 और 80 किससे बताता है, ये क्रॉसिंग फॉर बिल्डिंग बताता है, यानी कि जब कोई ओवरहेड लाइन किसी बिल्डिंग वगैरह को क्रॉस करती है, यानी कि किसी बिल्डिंग वगैरह के ऊपर से कोई ओवरहेड लाइन जाती है तो उसके लिए क्या क्या हमें स्पेसिफिकेशन एंड रूल्स याद भी रखने होते हैं। वो बहुत सारे रूल्स होते हैं, वो आपको वो मैंने आई रूल्स में अच्छे से क्लियर करवा दिया है। वैसे आप यहाँ पर बता सकते हैं कि ओवरहेड अगर वर्टिकल यहाँ पर है तो कितना क्लियरेंस होना चाहिए और ओवरहेड लाइन में, और हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस कितना होता है। सभी लोग ये चैट में बताइएगा, ठीक है ना। इससे पता चल जाएगा कि आपकी एमसीक्यू की तैयारी कितनी चल रही है, ठीक है ना। सभी लोगों के चैट में आंसर आने चाहिए। पहले मैं बताया कि ये तो हमारा ओवरहेड का हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हमारी लाइन अंडरग्राउंड हो रही है, यानी कि वे इलेक्ट्रिकल लाइन जो भूमि के अंदर से ले जाए जाते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं अंडरग्राउंड लाइन्स बोलते हैं, ठीक है ना। अगर अंडरग्राउंड लाइन्स की बात करें तो इसमें कुछ इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, केबल, केबल बॉक्स, केबल ट्रंच, केबल लग्स। लग है यहाँ पर, लग्स नहीं, सब नहीं, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग जैसे कि भूमि के बाहर लाइन से केबल को जोड़ने के लिए ये ले जाते समय जीआई पाइप द्वारा ले जाते हैं, तथा केबल बॉक्स द्वारा ये लाइन सिरों पर जोड़ा जाता है। सिंपल समझिए कि जहाँ पर जब भी केबल पर कोई जॉइंट वगैरह दिया जाता है तो हमेशा याद रखना वो एक केबल बॉक्स के अंदर पैक होता है और उस पर हम लोग बिटुमिनस या फिर कोई भी इंसुलेटर मटेरियल क्या करते हैं उसे उसको भर देते हैं ताकि वो जोड़ है वो एक जगह स्टेबल हो जाए, ठीक है ना। केबल को टर्मिनल पर स्थित करने के लिए केबल लग, यानी कि केबल के टर्मिनलों पर स्थापित करने के लिए हम लोग केबल लग का प्रयोग करते हैं ताकि टर्मिनल पर संपर्क ढीला ना हो। केबल लग क्या होता है थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे अगर सिंपल समझिए हमारी कोई लाइन है, ठीक है ना। यहाँ पर आप लाइन देख रहे हैं, आपने देखा होगा इस तरीके का थोड़ा सा ये एल्यूमिनियम का होता है, बना होता है, ये होता है हमारा केबल लग, ठीक है ना। ये अगर हमारी केबल है तो ये हमारा केबल लग, ये एल्यूमिनियम वगैरह का आप देखे होंगे। अब बात करते हैं अगर हम लोग केबल के पार्ट्स की, ठीक है ना। तो इस कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो केबल के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ये देखो, वैसे तो हमारे बहुत ज़्यादा पार्ट नहीं होते, इसको अगर आप शॉर्ट ट्रिक से याद करना चाहो तो आप याद कर सकते हो। सिम्बस, SIMBAS, ठीक है ना। सी का मतलब होता है कोर, आई का इंसुलेटर, एम का मेटेलिक सिप, बी का बेडिंग, ए से आर्मरिंग और एस से क्या होता है सर्विंग होता है, ठीक है ना। तो ये शॉर्ट है, बाकी कुछ चीज़ें यहाँ पर भी यहाँ पर वही चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं कि कौन सी जो मटेरियल है या फिर कौन सी लेयर किस मटेरियल से बनी होगी उस चीज़ों को भी यहाँ पर बताया गया। पहले यहाँ पर बात करते हैं कोर की, तो ये कॉपर या एल्यूमिनियम किसी का भी हो सकता है। फिर इंसुलेटर की बात करते हैं तो इंसुलेटर में हम लोग PVC का प्रयोग कर सकते हैं, VIR, वल्कनाइज्ड इम्प्रेग्नेटेड पेपर और कैम्ब्रिक का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिलर मटेरियल क्या होता है कि जैसे अगर आपने केबल ली तो उनके बीच जो स्पेस होता है उसको फिल करने के लिए हम लोग फिलर मटेरियल का प्रयोग करते हैं। इसके हम लोग जूट या फिर कॉटन का प्रयोग करते हैं। बेल्टिंग के लिए यानी कि केबल को बांधने के लिए हम लोग संचित पेपर का, और मेटेलिक शीट के लिए हम लोग लेड एलॉय या फिर एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं। बेडिंग के लिए हम लोग कॉटन जूट का, और आर्मरिंग के लिए गैल्वेनाइज्ड स्टील का, और सर्विंग के लिए फाइब्रस मटेरियल का प्रयोग करते हैं। जो केबल का सबसे ऊपरी भाग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विंग बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं केबल का, उनकी कोर की यानी कोर के आधार पर वोल्टेज के आधार पर कैसे वर्गीकरण करते हैं वो यहाँ पर बताया गया संरचना के आधार पर। तो बात करते हैं कोर के आधार पर, तो दोस्तों जो केबल होती है उसको कोर के आधार पर कई सारे टाइप्स में पर डिवाइड किया गया है। जैसे सिंगल कोर होता है, डबल कोर हो गया, 3 कोर, 3.5 कोर। वोल्टेज के आधार पर, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इन सब पॉइंट को आप याद रखना कि वोल्टेज के आधार पर ये आपको याद रखना है बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों हमेशा याद रखना है जो वोल्टेज के आधार पर, अगर हम लोग लो वोल्टेज की बात करें तो लो वोल्टेज हमारा 1000 वोल्टेज तक होता है। हाई टेंशन जो केबल होते हैं वो 11 kV तक यूज होती हैं। सुपर हाई वोल्टेज 66 kV, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज 132 kV तथा एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज 132 kV से ऊपर के लिए यूज होती हैं। संरचना के आधार पर बात करें तो कुछ सिंपल केबल होती हैं। सिंपल केबल हमेशा लो वोल्टेज के लिए प्रयोग होती हैं और इनका प्रयोग हम लोग इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करते हैं, ठीक है ना। बात करते हैं बेल्टेड केबल की, तो ये हम लोग मीडियम और हाई वोल्टेज के लिए प्रयोग करते हैं। इनके भी कई सारे टाइप्स हो जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर आप देख रहे हैं एच टाइप, इसका प्रयोग भी हम लोग 66 kV के लिए प्रयोग करते हैं। फिर SL टाइप, HSL टाइप, या फिर ऑयल फील्ड या फिर गैस फील्ड, ठीक है ना। जो ऑयल फील्ड होती है दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये हमारी 132 kV तक, और गैस प्रेशर केबल होती है वो 20 kV तक यूज होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आ सकता है कि जो गैस प्रेशर केबल है कौन सी हाई ऑपरेटिंग वोल्टेज रखती है सबसे ज़्यादा, तो हमारी होती है गैस प्रेशर केबल, ठीक है ना। बात करते हैं केबल इंस्टॉलेशन की, तो दोस्तों केबल इंस्टॉलेशन का मतलब इतना होता है कि केबल को जब भी इंस्टॉल कैसे करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, खाई खोदते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रंच, क्या बोलते हैं, ट्रंच बोलते हैं। तो उसको किस तरीके से उसके अंदर तो उसकी 3 विधियाँ होती है। एक तो डायरेक्ट, यानी सिंपल से यहाँ पर आपने थोड़ी सी
बालू वगैरह बिछाए, उसके ऊपर आपने केबल डाल दी, फिर उसकी तरफ बालू बिछा दी और आपने ऊपर से ऐसे पाट दिया। तो ये हमारी होती है डायरेक्ट लेइंग मेथड। इसके बाद होती है ड्रा इन लेइंग मेथड, ठीक है। इस ठीक, इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग गड्ढा खोदते हैं, इसके अंदर हम लोग बालू बिछाए, फिर इसके अंदर का हम लोग ने एक पाइप डाला, पाइप के अंदर केबल को ले गए। फिर एक होता है सॉलिड। सॉलिड में क्या होता है, ऐसे ही होता है, बस इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, कोई ऐसा बिटुमिनस ऐसा सॉलिड मटेरियल जिससे केबल इधर उधर हिले नहीं, ठीक है ना। तो इसके भी बहुत सारे एडवांटेज दिए, इसका भी मैंने प्रॉपर वीडियोस दे रखा है, लेक्चर दे रखा है कि केबल को बिछाने की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं, कितने प्रकार से। तो वो भी अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्रॉपर जाइए, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है IMRE के नाम से, वहाँ पर आप प्रॉपर तरीके से देख लेना। तो ये सारे हमारे 3 मेथड हो गए। इसके बाद करते हैं केबल के कोर के सिरों पर विभिन्न माप की टर्मिनल व्यवस्था, टाँका वेल्डिंग या दाब विषय स्थापित की जाती हैं, जो लग कहलाती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ओवरहेड लाइन से संबंधित कुछ आई रूल्स होते हैं। वैसे मैंने आई रूल्स के लिए सेपरेट एक प्रॉपर वीडियो दे रखा है वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर भी मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर मैं आपको चैप्टर के हिसाब से आई रूल्स को यहाँ पर बताते हुए चलूँगा। तो पहला हमारा आई रूल्स है, यहाँ पर बस सिंपल सा, उनको बस ज़्यादा यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं करूँगा, शॉर्ट में आपको पता होना चाहिए किसके लिए। तो दोस्तों बात करते हैं आई रूल 74 की। तो दोस्तों ये हमारा होता है मटेरियल एंड स्ट्रेंथ के लिए। किसके लिए होता है, मटेरियल के लिए स्ट्रेंथ। अब कितना स्ट्रेंथ होना चाहिए ये अगर आपको आ रहा हो तो प्लीज़ चैट में सभी लोग देखिएगा। आई रूल 75 की बात करते हैं तो जॉइंट्स के बारे में, तो जॉइंट्स की कंडक्टिविटी और मैकेनिकल स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए ये भी बताएं आप सभी लोग चैट में। अब यहाँ पर आप सभी लोगों को आंसर देने, अभी काफ़ी देर से तो तुम सभी आराम कर रहे हैं। अब बात कर रहे हैं हम लोग आई रूल 76 की। तो इसमें हम लोग स्ट्रेस फैक्टर, सेफ्टी फैक्टर या मैक्सिमम स्ट्रेस के बारे में बताया गया। आई रूल 77 के बारे में बात करते हैं कि इसमें कितना ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया ये भी। आई रूल 78 में इसमें दोस्तों बताया गया है कि क्लियरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड ट्रॉली वायर्स। इसके बाद आई रूल 79 में बताया गया कि क्लियरेंस फ्रॉम बिल्डिंग टू लो वोल्टेज, लो एंड मीडियम वोल्टेज एंड सर्विस लाइन। रूल नंबर 80 में बताया गया क्लियरेंस फ्रॉम बिल्डिंग एंड हाई वोल्टेज एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, यानी कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में क्लियरेंस किसी बिल्डिंग से कितना रखना होता है ये बताया गया, ठीक है ना। और 79 में लो वोल्टेज के लिए। आई रूल 71 की बात करते हैं तो इसमें कंडक्टर डिफरेंट वोल्टेज और सेम सपोर्ट्स, यानी कि सेम सपोर्ट्स पर अगर डिफरेंट वोल्टेज के कंडक्टर्स हैं तो उनमें क्या क्या हमें क्या क्या प्रिकॉशंस वगैरह क्या क्या सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं, क्या क्या रूल्स हैं वो भी बताया गया। आई रूल 82 में बताया गया दोस्तों कि इरेक्शन ऑफ एंड अल्टरनेशन ऑफ बिल्डिंग, यानी कि अगर कोई बिल्डिंग है तो उस पर कैसे हम लोग बदलाव वगैरह कर सकते हैं। जैसे अगर कोई हम लोग अगर किसी ट्रांसमिशन लाइन के नीचे कोई बिल्डिंग है तो अगर उसमें हम लोग अगर और भी जैसे एक प्रॉपर लेवल तक एक खंड तक 2 खंड तक बन गई, अगर और भी आप उस पर कोई बनाना चाह रहे हो तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर कहीं पर मकान बना उसके ऊपर से अगर कोई ओवरहेड लाइन जा रही तो भी तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को क्या लेना पड़ेगा, हमें उस व्यक्ति से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। इसके बाद 83 में बताया गया क्लियरेंस, यानी कि जनरल क्लियरेंस इसमें बताया गया। 84 का मतलब होता है रूट्स एंड प्रॉक्सिमिटी टू एरोड्रोम, मतलब सिंपल से ये समझिए जैसे जो हमारे एयरपोर्ट होते हैं उसके आसपास जो लाइन्स होती हैं वहाँ पर ऐसे नॉर्मल लाइन्स को स्थापित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ पर जहाज़ वगैरह उन लाइनों से लड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या होता है, तो हम लोग वहाँ पर जो वहाँ की जो एयरपोर्ट अथॉरिटी होती है उससे हम लोग परमिशन ले सकती है कि कहाँ पर हम लोग वहाँ पर प्रॉपर नक्शा वगैरह देखना पड़ता है कि कहाँ पर हम लोग ट्रांसमिशन लाइन या फिर कोई भी लाइन को स्थापित करें या कैसे करें। बात करते हैं आई रूल 85 की। तो इसमें हम लोग मैक्सिमम इंटरवल्स बिटवीन सपोर्ट्स, यानी कि जैसे इसमें सिंपल सा जैसे 2 सपोर्ट्स हैं उनके बीच, जैसे या स्पैन ही कह दो, ठीक है। तो 2 सपोर्ट के बीच यानी कि 2 खंभों के बीच कितनी दूरी होगी ये इसके बारे में बताया गया। आई रूल 36 में बताया गया है कि कंडीशन टू अप्लाई वेयर कम्युनिकेशन लाइन्स एंड पावर लाइन्स आर कैरिड सेम सपोर्ट, यानी कि जब भी एक ही पोल पर 2 यानी कि पावर कम्युनिकेशन लाइन और टेली कम्युनिकेशन लाइन एक ही पोल पर जा रही हूँ तो वहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी वो बताया गया है। बात करते हैं आई रूल्स 87 की। तो इसमें लाइन क्रॉसिंग और अप्रोचिंग ईच अदर, यानी जब कोई एक लाइन दूसरे लाइन को क्रॉस करती है तब क्या होता है। 88 में गार्डनिंग के बारे में बताया गया, ये भी मैंने पहले से समझा दिया कि गार्डनिंग क्या होती है, ठीक है ना। यानी कि सिंपल समझिए ऊपर कोई वायर जा रहा है, नीचे हम लोग जाली लगा दिए ताकि तार अगर टूट के गिरे भी तो ताली उसी में जाली में रहे, नीचे ना गिरे। बात करते हैं आई रूल्स 90 की। तो इसमें अर्थिंग वायर के बारे में बताया, यानी कि अर्थिंग के बारे में बताया गया। 91 में बताया गया कि सेफ्टी एंड प्रोटेक्टिव डिवाइसेस क्या होती हैं उनके बारे में। 92 के बारे में प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइटनिंग, यानी कि जो आकाशीय बिजली गिरती है किसी लाइन पर उसे किस प्रकार से प्रोटेक्शन किया जाएगा, ये सारा का सारा हमारा आई रूल्स 92 में बताया गया है। आई रूल्स 93 की बात करते हैं तो आई रूल्स 93 में ये होता है कि जैसे कोई ऐसी ओवरहेड लाइन जो स्थापित होगी लेकिन उसका कोई प्रयोग नहीं होता, ऐसे ही खंभे खड़े हैं, तार वगैरह से खींचे पड़े, तो उनको हम वहाँ से हटाना है, जो भी करना है उस पर बदलाव करने हैं, फिर उस पर दोबारा से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराना चाहते हैं, तो ये सारा का सारा हमारा आई रूल्स 93 में वर्णित है। तो मैंने यहाँ पर आपके चैप्टर से संबंधित सारे आई रूल्स भी समझा दिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे यहाँ पे आपके 4 से 5 क्वेश्चन तो इसे आने ही आने फिक्स है, ठीक है ना। सो इस
अच्छे तरीके से देखिएगा पूरी क्लास को। जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने सभी फ्रेंड्स को जोड़ लीजिए। यहाँ पर प्रॉपर ईडीडी का कंप्लीट आपको मैराथन क्लास, इस पर आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ समझाया जा रहा है। बात करते हैं एस्टिमेशन ऑफ सर्विस लाइन, यानी कि जो सर्विस कनेक्शन होता है उसका किस तरीके से हम लोग बात करते हैं, सर्विस कनेक्शन कैसे दिया जाता है। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं सर्विस कनेक्शन की। तो सर्विस कनेक्शन होता क्या है पता ही होगा, दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। वह इलेक्ट्रिकल लाइन पार्ट जो कंज्यूमर को इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम से जोड़ता है सर्विस कनेक्शन कहलाता है, बस ठीक है ना। यानी इतना समझिए कि जो आपके घर के सामने जो पोल होता है वहाँ से जो तार निकल के आपके एनर्जी मीटर तक आता है वही हमारा सर्विस कनेक्शन है, ठीक है। अब ये जो सर्विस कनेक्शन है दो प्रकार से होता है, ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई के आधार पर हम लोग बात करें तो दो प्रकार के, एक तो हमारा एसटी सर्विस कनेक्शन और एक एलटी का सर्विस कनेक्शन होता है। अगर हम लोग सप्लाई फेज के आधार पर तो दो प्रकार के, या तो एक सिंगल फेज होता है या फिर 3 फेज होता है। यानी कि आपके घर पे क्या होता है, जैसे आपके घर पे सिंगल फेज आता है, और जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं फिर मोटर वगैरह जहाँ पे, तो वहाँ तो 3 फेज होता है, ठीक है। 2 फेज अपने यहाँ सिस्टम इंडिया में 2 फेज सिस्टम यूज नहीं होता है। 2 फेज सिस्टम का प्रयोग हम लोग मोस्टली जो होता है वहाँ पर जैसे फर्नेस वगैरह वहाँ पर प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पर अंदर मतलब अंदर फैक्ट्री के अंदर की वो 3 फेज को 2 फेज में चेंज कर लिया जाता है, डायरेक्ट ऐसे सप्लाई नहीं ली जाती। वैसे जो 2 फेज सिस्टम है चाइना वगैरह में और भी कई सारे ऐसे देश में वहाँ पर यूज होता है। अगर हम लोग तीसरे पॉइंट की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टॉलेशन के बेस पर, तो ये देखिए सर्विस कनेक्शन कैसे होता है। ये तो आप ऊपर से आपके घर के सामने जो पोल्स होगा उसके तार खींच कर या फिर क्या अंडरग्राउंड लाइन्स के द्वारा लेते हैं। ओवरहेड अगर हम लोग लाइन सर्विस कनेक्शन ले रहे हैं तो उसके लिए हम लोग क्या क्या चीज़ें देखते हैं, क्या क्या कैसे लेते हैं, कौन कौन से कंडक्टर होते हैं, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ओवरहेड लाइन सर्विस कनेक्शन में क्या होता है कि इसमें ओवरहेड लाइन्स द्वारा दिए जाने वाला सर्विस कनेक्शन क्या कहलाता है, तो ओवरहेड सर्विस कनेक्शन कहलाता है। इसमें हम लोग डबल एसी या फिर ACSR या फिर हार्ड आर्म्ड कॉपर कंडक्टर्स का प्रयोग करते हैं। ये मैंने पहले ही बता दिया, डबल AC और ACSR इन सब का फुल फॉर्म क्या होता है सभी लोग चैट में तुरंत लिख डालिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि अगर हम लोग जो ओवरहेड लाइन का, ये भी 2 टाइप्स का होती हैं, दो विधियाँ होती हैं। पहला होता है हमारा वर्टिकल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन। इसमें ये कहाँ पर कब दिया जाता है, तो जहाँ पर नीची छत वाले भवन होते हैं, फिर सिंगल स्टोरी के जो भवन होते हैं, यानी कि एक खंड वाले जो भवन होते हैं वहाँ पर प्रयोग होता है। यहाँ पर हम लोग कितने mm का जो MS एंगल का प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों 50 × 6 mm का एंगल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम लोग LT पोल पर साइकिल इंसुलेटर होते हैं, MS एंगल ब्रैकेट पर आई बोल्ट की सहायता से स्थित होते हैं। सर्विस लाइन्स के कंडक्टर को एक लूप इंसुलेटर अर्थात स्टे इंसुलेटर भी स्थापित किया जाता है। कभी कभी MS एंगल ब्रैकेट के स्थान पर वर्टिकल GI पाइप भी स्थापित किया जाता है। सर्विस लाइन्स के कंडक्टर को साइकिल इंसुलेटर पर स्थापित किया जाता है। GI पाइप ब्रैकेट से मीटर तक कनेक्शन PVC केबल या वेदरप्रूफ केबल द्वारा ही प्रयोग किया जाता है। थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पर आपको चीज़ें ना समझ में आई, बस आपको ये सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं, बस बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर परेशान नहीं होना है। हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट टाइप कनेक्शन की बात करते हैं तो इसमें ऊंची छत के या फिर जो, अब यहाँ पर बस इतना आप याद है कि हॉरिजॉन्टल टाइप जो ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन होता है कहाँ पर प्रयोग होता है, तो ऊंची छत के भवन में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए। एंगल का जो माप कितना होता है वो होता है 15 × 15 × 6 होता है, और ये इसे हम लोग ये T शेप का भी होता है। यहाँ पर हम लोग 6 स्क्वायर के GI बियरर वायर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। आई रैक बोल्ट टाइप सर्विस कनेक्शन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि ऊंची छत वाले भवनों के लिए कुछ स्थितियों में हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट स्थापित ना कर कंज्यूमर भवन की दीवार पर आई रैक बोल्ट स्थापित किया जाता है। तो ये सारे हमारे कई सारे ओवरहेड सर्विस कनेक्शन के मेथड हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि हम लोग ओवरहेड केबल टाइप में कैसे सर्विस कनेक्शन दिया जाता है। यहाँ पर बात की गई तो जब LT पोल की स्थित कंज्यूमर पर्से से लगभग 15 मीटर या उससे अधिक हो तो सर्विस कनेक्शन सामान्यतः ओवरहेड केबल द्वारा किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सभी लोग नोट यहाँ पर कर लीजिएगा कि जब भी हमारे जो LT पोल की जो स्थित होती है कंज्यूमर पर्से से लगभग 15 मीटर या उससे निकट हो तो सर्विस कनेक्शन सामान्यतः ओवरहेड केबल द्वारा दिया जाता है। इस प्रकार का कनेक्शन मोस्टली क्या होता है कि 20 किलोवाट तक ही होता है। PVC केबल का जो होता है ये वेदर प्रूफ केबल यहाँ पर प्रयोग की जाती है, ठीक है ना। इससे रिलेटेड जो आई रूल्स हैं यहीं पर मैं डिस्कस कर दे रहा। यहाँ पर आई रूल्स 30 की बात करते हैं तो कंज्यूमर पर्सन में जो सर्विस लाइन है उसके उपकरण है उसके लिए आई रूल्स 30 होता है। 31 में हम लोग कंज्यूमर पर्सन में कटआउट वगैरह कैसे लगाएंगे उसको आई रूल्स 33 में बताएगी कंज्यूमर पर्सन में अर्थ टर्मिनल उसके बारे में, और 77 में अर्थ से स्थित अंतर व भवन, 79 में भवन से स्थित अंतर। जिसे हम लोग अभी मैंने आपसे भी पूछा था कि अगर हमारा वर्टिकल अगर कोई लाइन किसी को भवन के ऊपर से जा रही है तो वहाँ पर वर्टिकल क्लियरेंस कितना होगा, और अगर कोई साइड से जा रही है तो हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस कितना होगा। सभी लोग चैट में इसके आंसर, अभी तक नहीं, सभी लोग अब चैट में आंसर करें। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जैसे ओवरहेड लाइन सर्विस कनेक्शन में LT डिस्ट्रीब्यूशन पोल्स की लगभग दूरी 35 मीटर के अंतर्गत होनी चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ आपको याद रखनी। सर्विस कनेक्शन लेने हेतु LT पोल पर साइकिल स्टेप द्वारा साइकिल इंसुलेटर स्थापित कर सर्विस दी जाती है। सामान्यतः 20 किलोवाट तक का सर्विस कनेक्शन ओवरहेड लाइन द्वारा दिया जाता है तथा अधिक पावर का सर्विस कनेक्शन अंडरग्राउंड केबल द्वारा दिया जाता है। 11 kV का जो संयोजन है वो अंडरग्राउंड केबल द्वारा दिया जाता है। सर्विस कनेक्शन हेतु 3x3
0.00 mm से कम माप की AA कंडक्टर, या फिर 6/1 × 2 × 10⁻11 mm से कम माप का ACSR कंडक्टर, 4 mm से कम माप के PVC केबल या फिर 2.5 mm से कम माप के वेदरप्रूफ केबल का प्रयोग नहीं किया जाता। यानी कि यहाँ पर केबल की माप दी गई है जितना आपको केबल का प्रयोग करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ओवरहेड सर्विस लाइन के PVC या फिर वेदरप्रूफ केबल द्वारा मीटर बोर्ड में स्थित एनर्जी मीटर तक ले जाते हैं। ब्रैकेट टाइप में लाइन की जो विपरीत दिशा में स्टे वायर की व्यवस्था होती है, जिसके लिए हम लोग 7/11 7/16 SWG GI वायर का प्रयोग करते हैं। ओवरहेड लाइन सर्विस कनेक्शन पर हम लोग रक्षण लूप देते हैं, यानी कि गार्डनिंग लूप देते हैं। गार्डनिंग लूप कितने टाइप्स के होते हैं दोस्तों, सभी लोगों को ये बताइएगा, सभी लोगों के आंसर आने चाहिए। अगर आप लोगों ने सभी हमारे सारे लेक्चर्स देखे हैं तो कहीं ना कहीं आपको कोई भी चीज़ यहाँ पर आपको अननोन नहीं लग रही होगी, ना ही आप बोरिंग फील कर रहे होंगे, अब आपका बहुत ही अच्छा रिवीजन हो रहा होगा। तो अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर वो सारी वीडियोज़ आप सभी देखना इस क्लास के बाद। बात करते हैं बेरियर वायर या अर्थ वायर या फिर रक्षण लूप है, तो सामान्यतः 6 स्क्वायर के GI वायर का प्रयोग में लाते हैं। सर्विस लाइन के प्रत्येक सजीव कंडक्टर पर एरियल फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। ये मैंने पहले ही बताया था कि एनर्जी मीटर के पहले किसका प्रयोग करते हैं, तो एरियल फ्यूज का प्रयोग करते हैं। दीवार पार करते समय केबल को पोर्सिलीन या फिर GI पाइप से गुजारा जाता है। मीटर बोर्ड की फर्श से ऊंचाई कितनी रखी जाती है, 1.5 मीटर रखी जाती है। लाइट फैन सर्किट का पावर फैक्टर 0.9 होता है और पावर सर्किट कितना होता है, 0.8 होता है। ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सभी लोग ध्यान में रख लीजिएगा। अब बात करते हैं लास्ट जो दोस्तों चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। यहाँ से 4 to 5 क्वेश्चन डेफिनेटली आपके यहाँ से आएंगे। इलेक्ट्रिक सब स्टेशन आपके, ये चाहे आप TDP हो कोई भी हो, और बहुत हर जगह यहाँ पर ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सारे मैं पॉइंट्स आपको क्लियर कर दूँगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो बात करते हैं हमारा इलेक्ट्रिक सब स्टेशन जो होता है वो कितने टाइप एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन का वर्क क्या होता है। तो देखिए हमेशा याद रखना कि जो इलेक्ट्रिक सब स्टेशन का वर्क केवल वोल्टेज को स्टेप डाउन करना ही नहीं, ये हमारा बहुत सारे पर्पज़ के लिए यूज होता है। पहला तो स्टेप एंड स्टेप डाउन दोनों इसके लिए भी होता है। फ्रीक्वेंसी को भी चेंज कर सकता है, AC को DC में भी, और इम्प्रूव वोल्टेज रेगुलेशन को भी प्रयोग कर सकता है, वोल्टेज रेगुलेशन को भी इम्प्रूव कर सकता है, और ऑपरेट एंड कंट्रोल द सप्लाई, यानी कि सप्लाई को कंट्रोल एंड ऑपरेट भी करता है, ठीक है ना, ये याद रखना। अब हम लोग टाइप्स ऑफ सब स्टेशन की बात करें तो अगर हम इसके सर्विस के हिसाब से बात करें तो सर्विस के हिसाब से हमारे ये 6 टाइप के होते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग केवल पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस पे। तो ट्रांसफार्मर सब स्टेशन क्या होता है, तो ये होता है, इसमें क्या होता है, जो ट्रांसफार्मर सब स्टेशन होता है इसके भी कई सारे सब पार्ट्स होते हैं। तो पहला होता है प्राइमरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन। तो यहाँ याद रखना जो प्राइमरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन होता है यहाँ पर कितना वोल्टेज होता है, 132 kV, 220 kV, ये फिर 400 kV होता है, ठीक है ना, आपको याद रखना। सेकेंडरी ट्रांसमिशन कितने वोल्टेज का होता है, 33 kV या फिर 66। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन 1.1 kV, 3.3 kV, 6.6 kV या फिर 11 kV का होता है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन 400 वोल्ट या फिर 230 वोल्टेज पर होता है, ठीक है ना दोस्तों। हमेशा याद रखना जो स्टैंडर्ड है वो 230 वोल्टेज है, ठीक है ना, 240 या 220 नहीं है। वैसे आप अगर सही होता है 20 आप 240 काट देते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड एक एग्जैक्ट वो 230 वोल्टेज है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन के बेस के आधार पर करें कि कंस्ट्रक्शन के बेस के आधार पर हमारे जो सब स्टेशन होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन के बेस पर। इंपॉर्टेंट यहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो हमारे होते हैं इंडोर टाइप सब स्टेशन, ठीक है ना, 11/0 जो 11 kV को 0.4 kV पे चेंज कर दे, और एक होते हैं आउटडोर सब स्टेशन। आउटडोर सब स्टेशन क्या होते हैं, ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो हमारे होते हैं पोल माउंटेड सब स्टेशन, और एक होता है हमारा फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अब आपको क्या याद रखना है, देखो इंडोर सब स्टेशन का मतलब है कि यहाँ पर जो हमारे स्विच जो प्रोटेक्टिव यंत्र हैं या फिर ट्रांसफार्मर ये सब एक कमरे के अंदर हों। और आउटडोर में क्या होता है कि ट्रांसफार्मर तो हमारा बाहर होगा, बाकी कुछ जो हमारे स्विच गियर हैं ये सारे हमारे भवन के अंदर ही होते हैं, चाहे हमारा इंडोर हो चाहे आउटडोर हो, ठीक है। बस केवल हमारे ट्रांसफार्मर और जो हमारे आइसोलेटर ये सारे बाहर होते हैं। बात करते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जैसे हमारा पोस्ट टाइप जो होता है, पोस्ट टाइप और बुश टाइप इंसुलेटर का प्रयोग हमारा कहाँ पर होता है, वो हमारा इलेक्ट्रिक सब स्टेशन में होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन में होता है पोस्ट टाइप एंड बुश टाइप इंसुलेटर का। मल्टी कोर जो कंट्रोल केबल्स होती हैं उनका प्रयोग हम लोग सब स्टेशन में करते हैं, ठीक है ना। बस इतना याद रखना कि मल्टी कोर केबल का प्रयोग हम लोग कंट्रोल सब स्टेशन में करते हैं। यहाँ पर 10, 30 या फिर 61 कंडक्टर जिसमें होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर सिंबल आपको बता रहा हूँ, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल है, ठीक है ना, सभी लोग याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहला यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये किसका साइन है, तो ये दोस्तों हमेशा याद रखें ये PT का साइन होता है, और ये हमारा CT यानी कि करंट ट्रांसफार्मर का, ये हमारा लाइटनिंग रजिस्टर का होता है, ये ट्रांसफार्मर का होता है। ये 3 फेज ट्रांसफार्मर 2 गोले हैं तो वहाँ पर सिंगल फेज होगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये दोस्तों हमारा सर्किट ब्रेकर का साइन है,
फिर हमारा दोस्तों अगले यहाँ पर देख रहे होंगे, ये फिर हमारा लाइन इंसुलेटर का, और फिर बस और फिर फ्यूज का है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके का भी आ सकता है कि फ्यूज का चिन्ह क्या होता है, फिर आपको 4 चिन्ह दे दिए जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका 4 चिन्ह दे दिए जाएँ, या फिर चिन्ह एक दे दिया जाए, पूछा जाए कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाए कि ये किसका है। तो इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, दोनों तरीके से फ्रेम हो सकता है, ठीक है दोस्तों। जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ठीक है ना सभी लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और दोस्तों जो अगर इसकी आप पीडीएफ चाहते हैं तो देखिए इसकी पीडीएफ तो मैं वैसे मैं ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है ना। और हो सकता है टेलीग्राम पे नहीं दोस्तों, मैं इंस्टा पे प्रोवाइड करूँगा, तो सभी लोग आप मुझे इंस्टा पे कनेक्ट होइएगा, ठीक है ना। तो बात करते हैं यहाँ पर हम लोग सब स्टेशन से रिलेटेड टू आई रूल्स। तो जो आई रूल्स 41 होता है ये डिस्टिंक्शन ऑफ सर्किट वोल्टेज के बारे में बताता है। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्किट वोल्टेज किस आई रूल्स के अंतर्गत आता है, ये दोस्तों सभी लोग चैट में लिख डालिए, इसको मैंने ऑलरेडी से बता रखा है। आई रूल 43 में बात करते हैं तो इसमें प्रोविजन एप्लीकेबल टू प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, यानी जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं वो किस आई रूल्स के अंतर्गत, तो 43 के अंतर्गत आते हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर पर्सन हु सफ़र फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, यानी कि जब किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए तो वो किस आई रूल्स में आता है, तो वो आता है हमारा आई रूल्स 44 में। अगला है आई रूल्स 51, तो इसमें बताया जाता है प्रोविजन एप्लीकेबल टू मीडियम हाई और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशन की। 64 में बताया गया कि कैसे हम लोग यूज ऑफ हाई एनर्जी और एक्स्ट्रा एनर्जी हाई एनर्जी वोल्टेज को कैसे यूज करेंगे। 68 में बताया कि जनरल कंडीशन टू एज टू ट्रांसफार्मर एंड कंट्रोल ऑफ एनर्जी, यानी कि कैसे हम लोग जनरल इन्फॉर्मेशन की जनरल क्या रूल्स होते हैं किसी भी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म या फिर रेगुलेट कंट्रोल करने के। इसके बाद 69 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पोल माउंटेड सब स्टेशन से जुड़ा होता है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन फीचर है यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ पर क्वालिटी आप बढ़ा लीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। प्लीज़ आप अपनी मोबाइल की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा पेज है क्योंकि ये पहले दिख नहीं रहा था, फिर मैंने इसको ओरिजिनल मोड पे कर दिया था इस वजह से। तो दोस्तों हम लोग इंडोर सब स्टेशन की बात करते हैं, ठीक है ना। तो इंडोर सब स्टेशन में एक्चुअली में होता क्या है, तो इंडोर सब स्टेशन में हमारा जो नॉर्मल कंडीशन होती है 11 kV से 0.4 kV, लेकिन अगर हमारा पॉल्यूशन वगैरह है तो वहाँ पर हम लोग 33 kV से 66 kV तक का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी है कि द चैम्बर स्पेस विच विद द इक्विपमेंट्स ऑफ एनी मेन बस बार कनेक्शन इज माउंटेड एंड होल इज कॉल्ड सेल आर्ट क्यूबिकल ऑफ कंपार्टमेंट, यानी सिंपल समझिए जहाँ पर हमारे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स लगे होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग सेल बोलते हैं, फिर कंपार्टमेंट बोलते हैं, क्यूबिकल्स बोलते हैं। आउटडोर सब स्टेशन की बात करें तो ये हमारे दोस्तों 2 टाइप्स का होता है, एक तो हमारा होता है पोल माउंटेड सब स्टेशन, ठीक है ना, और एक होता है हमारा फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन। नॉर्मल वोल्टेज हमारा 11 kV से हमारा किसी दोस्तों हमारा जो पोल माउंटेड सब स्टेशन होता है इसकी जो रेटिंग होती है वो 300 kVA तक होती है, और फाउंडेशन माउंटेड की जो रेटिंग होती है वो 300 kVA से ऊपर तक की होती है, ठीक है। अब जो हमारा ये होता है, ये जो हमारा पोल माउंटेड होता है दोस्तों, ये 3 टाइप्स में आ जाते हैं। एक तो हमारा सिंगल पोल हो जाता है जिसकी हमारी क्षमता 15 kV तक की होती है, ये हमारा कहाँ पर प्रयोग होता है, तो ये हमारा टाउन है, विलेजेस है, वहाँ पर प्रयोग होता है। और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट्स और बताया कि 25 kVA तक के सब स्टेशन में एच टी फ्यूज का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर हम लोग एच टाइप सब स्टेशन की बात करें, ये हमारा 125 kVA तक के लिए यूज होता है, और 4 पोल्स हमारे 100 kVA से लेकर के 300 kVA तक के, यानी कि मोस्टली यहाँ पर और यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर होगा दोस्तों वो 250 kVA ट्रांसफार्मर यूज होगा रेटिंग का, ठीक है ना। इसी तरह फाउंडेशन माउंटेड में क्या होता है कि यहाँ पर हमारा जो सब स्टेशन होता है 30 से 11 kV होता है, और यहाँ पर 5 MVA से ही अधिक की ट्रांसफार्मर यूज होते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, ठीक है ना, मेरे इंस्टा की आप लिंक यहाँ पर है, ठीक है ना, पॉलीटेक्निक लर्निंग 77, ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है जिसको मैंने लिंक पे भी दे रखा है, वहाँ से सभी लोग इंस्टा पे जुड़ जाइए, वहाँ पर आप मैसेज मुझे ज़रूर भेजिएगा और मैं ये आपको PDF आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है ना दोस्तों। सो प्लीज़ सभी लोग अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्लास कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। और अगर आप इसी तरीके और IMRE और UWT की भी क्लास चाहते हैं तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, ठीक है ना दोस्तों। और जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोटिस हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन पॉलीटेक्निक से रिलेटेड सारी की सारी दी जाती है, और यहाँ पर प्रॉपर हर एक सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है ना। सो थैंक यू दोस्तों।